अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। अच्छे अशारिये सामने आ रहे हैं मईशत से जुड़े, और इस सब के बावजूद भी अपोजिशन तनकीद कर रही है। भला क्यों? हुकूमती टीम जवाब देने मैदान में आई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की पॉलिसीज का भी सारे का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। कहा नून लीग के गलत फैसलों से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया, कर्जा लेकर मईशत को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई। ये भी कहा कि IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए, बोले टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मईशत का बेड़ा गर्क नून लीग ने किया, मसनूई तरीके से रुपया मजबूत रखा गया, कर्जे लेकर जाली शरह नमू दिखाई, करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया था। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने लीगी दौरे हुकूमत का किया धरा बता दिया। ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। लेकिन इमरान खान को आप क्रेडिट दें, चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश। शौकत तरीन ने वुज़रा के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 2 साल में टैक्स रेवेन्यू 7,000 अरब तक ले जाएंगे। IMF के पास जाना मजबूरी थी, लेकिन बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। आप इस बजट में देखेंगे एग्रीकल्चर को इंसेंटिव देंगे, एक्सपोर्ट्स को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे, IT को देंगे, टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे। कोई FBR वाला हरास नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, बड़ी सनतें तरक्की कर रही हैं, अपोजिशन से माशी तरक्की के अदादो शुमार हजम नहीं हो रहे। तो कोई भी बात अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही। उन्होंने बजट से पहले पेश किए गए हुकूमती आदाद शुमार जाली करार दे दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। तारीख में दूसरी बार ऐसा हुआ कि GDP मनफी में चली गई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार, अपोजिशन लीडर की हुकूमती बजट तजावीज़ और कबल अज बजट पेश किए गए आदाद शुमार सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा हैं। अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हुकूमत जालसाजी और गलत आदाद शुमार की बना पर एक रोज़ी पिक्चर पेश करने की एक भोंडी हरकत कर रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में इस हुकूमत ने जितने बजट पेश किए वो सब के सामने हैं। बजट के बाद मिनी बजट भी लाए जाते रहे। हुकूमत ने महंगाई के जरिए आम आदमी का जीना दो भर कर दिया। तारीख में दूसरी मरतबा मंदी में चली गई हमारी GDP की संगीन हालात, जो कि इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं। काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करते। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के लिए जो ऑर्डिनेंस ला रही है उसकी मजम्मत करते हैं। अगर ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो इसका रास्ता रोकना होगा। तो लीगी रहनुमा एक तरफ हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पॉलिसी से फ़ायदा उठाया जा रहा है, माल कमाया जा रहा है। हुकूमती स्कीम से मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने भी कर्जा लिया, जिसका एतराफ़ उन्होंने खुद भी किया। समा के सवाल पर कहा कि ये कर्जे लेते और वापस करते रहे हैं। सेमिनार में तरसीलात ज़र बढ़ने का एतराफ़ किया, लेकिन मौशी पॉलिसीज़ की नाकामी का रोना भी रोते रहे। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। कैडीलैंड का नफा नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे PTI सरकार पर तनकीद के वार करने वाले मिफ्ता इस्माइल ने अपनी कंपनी के लिए हुकूमती कर्जा स्कीम से फायदा उठाने का भी एतराफ़ कर लिया। आपने इस हुकूमत में कर्जा लिया था इंडस्ट्री चलाने के लिए, इस्माइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो क्या वो कर्जा आपने वापस कर दिया और उससे नफा हुआ या नुकसान हुआ? 1952 से मेरी कंपनी चल रही है, उस वक्त से जब से कर्जे ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं, वक्त अल्लाह की मेहरबानी से। इससे कबल सेमिनार में साबिक वजीर खजाना ने तरसीलात ज़र बढ़ने के हक़ाइक़ भी तस्लीम किए। एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो रेमिटेंस बढ़ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिफ्ता इस्माइल हुकूमती पॉलिसियों का फल खा रहे हैं, तो बेहतरी का क्रेडिट देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? बहरहाल ये रेमिटेंस की जो क्रेडिट लेते हैं, तो मैं हमेशा ये कह चुका हूँ
کہ اگر مرغا اذان دیتا ہے اس سے سورج نہیں نکلتا ہے, مرغا اذان دے یا نہ دے سورج نکلے گا. گزشتہ روز بھی سما نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا جس پر مفتاح اسماعیل سٹپٹا گئے تھے. باٹم لائن بھی بہتر ہوئی سننے میں آپ اس کی تصدیق کریں کہ کیا کاروبار میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں؟ کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا ہے نہیں, اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. سما نے آئینہ دکھایا تو لیگی دور میں 35 کروڑ کمانے والی کمپنی کا منافع خان سرکار میں 1.5 ارب تک پہنچ چکا ہے. سیمینار میں بھی مفتاح اسماعیل نے اس پر تو روشنی نہ ڈالی کہ اگر اندھیر نگری مچی ہوئی ہے تو ان کی کمپنی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کیسے کر رہی ہے. بس وہی رسمی رونا روتے رہے, ناکام معاشی پالیسیوں کا راگ الاپتے رہے. لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے اور شاہد عباسی سے, لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے سب نے مل کے جتنا قرض لیا اس کا آدھا قرض خان صاحب نے 3.25 سال میں لے لیا. امکان تھا کہ مفتاح اسماعیل اپنی کمپنی کے بڑھنے والے منافع کی بھی کوئی معقول وجہ بتائیں گے, لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ چلتے بنے. بہت شکریہ آپ کا. ٹیکس چور اب جیل جائے گا, تفصیل تھوڑی دیر بعد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا قرضے لینے والی پی ٹی آئی حکومت معاشی محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی. حکومت کے صنعتی ترقی کے دعوے مزہ کا خیز ہیں. بلاول بھٹو نے ایک بیان میں کہا توانائی کے شعبے میں شرح نمو میں 22% سے زیادہ کمی ہوئی. جنوبی ایشیا میں 10.9% کی شرح کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے گندم کی ریکارڈ پیداوار کا دعویٰ کیا, لیکن صرف اس ایک سال میں آٹا 28% تک مہنگا ہو گیا. ایک سال میں چینی 21% مہنگی ہو چکی. مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ ہوا, جس کا سارا فائدہ پی ٹی آئی کی اشرافیہ نے اٹھایا. مسلم لیگ نون کا پری بجٹ سیمینار موجودہ اور پچھلی حکومت کے موازنے کا سیمینار بن گیا. تمام مت والوں کی تان کھلاڑیوں کو اناڑی ثابت کرنے کی کوشش پر ٹوٹی. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے ملکی حالات کا ملبہ الیکشن 2018 پر ڈال دیا. نشست کا احوال عثمان خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پری بجٹ سیمینار میں پی ٹی آئی سرکار پر زوردار وار. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان نے معاشی ابتری کا ملبہ انتخابی نتائج پر ڈال دیا. نیگیٹو گروتھ ہے 3 سال کی, بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. یہ 2018 کے الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے. یہ ٹویٹوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. احسن اقبال نے ماضی کے تلخ حقائق کے تسلسل کا شکوہ کر ڈالا. 1999 میں بھی ہماری حکومت کو فوجی مارشل لا کے ذریعے نکالا گیا اور 2018 میں بھی بقول شخص جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے نکال دیا گیا. پاکستان کا مسئلہ لانگ ٹرم پلان نہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. محمد زبیر کا بھی خوب جارحانہ انداز. کہا حکومتی اخراجات کم ہوئے نہ ہی ریونیو بڑھا. کہاں ہیں وہ 200 ماہرین جنہوں نے معیشت کو 4 چاند لگانا تھے. ہمیں بتا کے تھک گئے تھے کہ جی 200 ہیں ایسے جو دنیا کی معیشت چینج کر سکتے ہیں. کوئی نہیں ملا. کہاں پہنچے؟ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے پاس, یعنی کہ پیپلز پارٹی کے پورے دور کے جو فائنانس منسٹر تھے ان کو رکھ کے اپنی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے. The time has come to change the کپتان himself. سیمینار میں بجلی, گیس سے آٹے, چینی تک کی قیمتوں اور بڑھتی بے روزگاری اور غربت کا خوب چرچا. خرم دستگیر بولے اس حکومت نے صرف بھوک ہی بانٹی ہے. مزدور اور محنت کش طبقے کو لنگر خانہ نہیں کارخانہ چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن ہر معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, جبکہ دوسری طرف بجٹ پر سیمینار کروا رہے ہیں. ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ اگر اپوزیشن پارلیمان میں آئینی ذمہ داریاں پوری کرے تو یہ خوش آئند ہوگا. اپوزیشن کی قابل عمل تجاویز پر حکومت ضرور غور کرے گی, لیکن اپوزیشن ہر معاملے پر کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف کہتے پھرتے ہیں کہ ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, دوسری طرف بجٹ پر سیمینار منعقد کروائے جا رہے ہیں. تو ایک طرف اپوزیشن کی تنقید, دوسری جانب وبا کی تباہی کے بعد معاشی سرگرمیاں معمول پر آ رہے ہیں. کرونا سے بے روزگار ہونے والے 2.25 کروڑ افراد کو دوبارہ کام مل چکا ہے. اسٹیٹ بینک نے دوسری سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی. مالی سال 2021 میں مہنگائی 7 سے 9% کے درمیان رہنے کا امکان ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عالم.
स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियां तेज होने से कोरोना वबा की वजह से खत्म होने वाले रोजगार तेजी से बहाल हो रहे हैं। कोरोना के रोजगार पर असरात के खुसूसी सर्वे के मुताबिक 67 लाख अफराद की आमदनी में कमी वाक़ई हुई। मुआशी सरगर्मियों की बहाली, आमदोरफ्त की आसानी के बाद बेरोजगार वर्कर्स की तादाद 37% कम हो गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में तामीराती सनत से वाबस्ता रोजगार में सबसे ज्यादा 59% कमी वाक़ई हुई। तामीराती सनत से वाबस्ता 21% वर्कर्स को आमदनी में कमी का सामना करना पड़ा। कोरोना वबा के दौरान बेरोजगार होने वाले 1.25 करोड़ वर्कर्स दोबारा बरसरे रोजगार हो गए। नए बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी कर ली। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिलेगा। बजट 2021-22 में तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने का उसूली फैसला। तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज। इस मद में 95 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन तजवीज से नाखुश। इस्लामाबाद में फिर सड़कों पर एहतजाज। तनख्वाहों में कम अज कम 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। महंगाई के तनासुब से 17.23% तो इस साल का है। जब से ये इंक्रीज नहीं हुई, हर साल का जो है डिस्पैरिटी का, इन्फ्लेशन का ये रेट लगाए और हमें दे दें उसके ऊपर। अगर नहीं होगा तो आखिरी हद तक जाएंगे। उसमें नौकरी जाने के भी चांसेस हैं, जेल जाने के भी चांसेस हैं। खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फीस पूरी करनी वही मुश्किल हो रही है। और आटा का आप हिसाब लगा लें, कम से कम 3200-3400 रुपया मन आटा मिल रहा है। अगले माली साल तनख्वाहों पर 530 अरब जबकि पेंशन की अदायगी पर मजमूई तौर पर 527 अरब रुपए के अखराजात आने का इम्कान है। कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 185 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इस मद में 3105 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। दिफाई बजट 35 अरब इजाफे से 1330 अरब रखने का मंसूबा है। सब्सिडीज पर 501 अरब और ग्रांट्स पर 994 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अब टैक्स चोरी साबित होने पर जेल जाना होगा। वफाकी वजीर खजाना ने ताजरों को बता दिया आइंदा बजट में 0.3% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सिस्टम खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कराची चैम्बर के नुमाइंदों की वीडियो लिंक मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर खजाना का कहना था कि सेल्फ टैक्स असेसमेंट सिस्टम दोबारा मुतारिफ किया जा रहा है। ताजरों का ऑडिट मंजूर शुदा निजी ऑडिटर कंपनीज के जरिए होगा। जानबूझकर डिफॉल्ट शो करने वाले ताजरों का ऑडिट होगा। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है 20 साल पहले लोग ग्लोबल वार्मिंग पर हंसते थे, आज भी इसे संजीदा नहीं लिया जाता। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 10 अरब दरख्तों का हदफ पूरा करने के लिए कौम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले। हुकूमत झूठ बोलने को कमाल समझती है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक तीर से 2 शिकार किए। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा आम आदमी को फैसला करना है कि वो PDM के साथ है या फिर उस जमात के जो हमसे अलग होकर PTI में जम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वो अब भी समझते हैं इस्तीफे देने चाहिए। इस ऑप्शन से भागना हुकूमत को मजीद वक्त देने जैसा है। पार्टियों के अंदर उनको तोड़ना, उनमें ग्रुपिंग पैदा करना, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी इदारे करते हैं। PDM को तोड़ने में भी इन्हीं लोगों का काम है। मैं बड़ा एहतराज करता हूँ इस बात से कि मैं किसी पार्टी को निशाना बनाऊं। नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी। ये तो आम आदमी ने फैसला करना है। आम आदमी की आवाज़ PDM है या वो जमात जो PDM से अलग होकर PTI में ब्रैकेट हो गई है। नाजायज हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं। PDM उनकी तनकीद का निशाना बनता है। वज़ात खुद हमारे लिए एक तकलीफ दे बात। हम आवाम में जा रहे हैं। मैं तो अब भी समझता हूँ इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुताबिक है। अभी भी आपको कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए? अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए। आगे जानिए, पार्टी 1 बयान 2।
مولانا فضل الرحمان کے استعفوں سے متعلق بیان کو پیپلز پارٹی نے اتحاد توڑنے کے مترادف قرار دے دیا۔ نیر بخاری کہتے ہیں پی ڈی ایم اتحاد توڑنے کے ذمہ دار نون لیگ اور جے یو آئی ہیں۔ مولانا صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ اتحاد بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اتحاد توڑنے کے لیے ہے، اور جو اتحاد اگر ٹوٹتا ہے یا ٹوٹا ہے تو اس کا بینیفٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار نون اور جے یو آئی ہے۔ یہ بیان دے کے انہوں نے تقویت دی ہے موجودہ حکومت کو، اور انہوں نے مزید تفریق ڈالی ہے اپوزیشن جماعتوں میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی پابند ہے اس فیصلے کی جو 20 سپٹمبر کو ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے ہوئے کیا تھا۔ لیکن استعفوں کی بات جو ہے وہ لاسٹ آپشن تھی۔ ہمارا مطالبہ ان دو جماعتوں سے جو اپنے آپ کو پی ڈی ایم سمجھتی ہیں کہ آپ نے جب طے کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے تو آپ لانگ مارچ سے کیوں بھاگے؟ اب جانیے حکومت 1 اور اعلانات 2 کیسے؟ کورونا کی پابندیوں میں 7 جون سے نرمی ہوگی یا پھر یہی سختیاں برقرار رہیں گی؟ فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو سندھ حکومت احساس ہے، لیکن وزیر صحت کہتی ہیں تاجر تو خوب کما رہے ہیں۔ جو عید کے 7ویں دن نمبر 2000 کو کراس کر گیا تھا، ان پابندیوں کی وجہ سے وہ 1000 تک آ گیا۔ کمی نہیں آئی ہے، اس کی جو کرو ہے، جو ہمارا گراف ہے وہ نیچے نہیں گیا ہے۔ آج بھی جو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا اس میں یہی چیزیں ہوئی کہ اب ان کو آہستہ آہستہ ہمیں کھولنا کس طرح سے۔ یہ این پی آئیز کی ڈیسیشن ٹاسک فورس میں بہت تفصیل سے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ این پی آئیز ہم نے آگے بڑھائے۔ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کراچی چیمبر سے بات کریں، ہم کراچی چیمبر کے نمائندوں کو بٹھائیں ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، اور ان کے سامنے ساری باتیں ہوں، پھر ان کی مشاورت سے ہم اس کو ری اوپننگ کی طرف جائیں۔ اس طرح سے ڈیسیشن نہیں ہوتے کہ کیونکہ میں اپنی کمائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری ڈیسیشن پہ آپ جو ہے چلیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ری اوپننگ کی طرف جا رہے ہیں، نرمی کرنے جا رہے ہیں، سختیاں آہستہ آہستہ جو پابندیاں ہیں وہ ریموو کرنے جا رہے ہیں۔ عوام کی بہتری ہے کہ ہم جو ایس او پیز ہیں ان پہ ہم متواتر ہم وہ جو ہے وہ سختی برقرار رکھیں۔ میں نے سی ایم صاحب کو میسج کیا لیکن مجھے جواب آیا نہیں، شاید کسی میٹنگ میں ہوں گے تو مجھے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر ابھی مجھے وہ کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا کہ جی چلو 8 بجے کھولو جا کے۔ 6 بجے تک دکانیں کھلی ہیں، کیوں نہیں؟ اور صبح سویرے سے وہ کیوں نہیں پہلے آ جاتے ہیں؟ 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ اور ناگوار سا فیصلہ ہے، بڑا سخت فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے، ناپسندیدہ فیصلہ ہے کہ جی 6 بجے بند کرنا ہے۔ کوئی معاشی قتل نہیں ہو رہا، کمائی ہو رہی ہے۔ جتنی شاپنگ آن لائن ہوئی ہے اور تاجر حضرات کے جیب بھرے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت نے تاجروں کو لاک ڈاؤن میں نرمی کی خوشخبری سنا دی، لیکن اسکول کھولنے کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء کراچی چیمبر میں آئے تو چھوٹے تاجروں نے 2 ٹوک کہہ دیا، حکومت چوہے بلی کا کھیل بند کر دے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید رضوان عالم۔ تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا۔ کاروبار شام 6 بجے بند کرنے سے پریشان تاجروں کے لیے نرمی کی جا رہی ہے۔ کاروباری اوقات میں کتنا اضافہ ہوگا، سعید غنی نے اس پر واضح جواب تو نہ دیا، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کی خوشخبری سنا دی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کاروباری اوقات 6 سے بڑھا کر 8 بجے تک کر دیے جائیں گے۔ میں نے سی ایم صاحب کو میسج کیا لیکن مجھے جواب آیا نہیں، شاید کسی میٹنگ میں ہوں گے تو مجھے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر ابھی مجھے وہ کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا کہ جی چلو 8 بجے کھولو جا کے۔ تو کوئی نہیں، میں نے بار میں چیک کر رہا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو وہ نہیں آیا۔ لیکن میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 1-2 دن کی بات ہے، کوشش کریں گے کہ آج ہو جائے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کسی ہو جائے گا یہ مسئلہ کا حل۔ اس میں اور مشکلات بڑھیں گی نہیں، اب کم ہونے کی بات ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں صوبائی وزراء سے ملاقات کے دوران چھوٹے تاجروں نے خوب گلے شکوے شکایتیں کی۔ جس طرح تھانوں کے اندر اور بازاروں کے اندر تاجروں کو گھسیٹا گیا ہے، میں نے تھانوں کا دورہ کیا ہے، اس دوران شکایتوں پہ وہاں تھانوں کے اندر منڈیاں لگی ہیں۔ کمیشن کراچی کمیشن سے میرے بات کی خلاف پبلک کیا ہے باہر کے اندر، یہ تو بات ہے، کوئی طریقے والی بات ہے کہ لاوا اتنا پک گیا ہے کہ پوچھو پر یہ کسی نے پڑھ کے آدھوں کی حالت پہننے کے لاوا ہے۔
सूबाई वज़रा ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि कारोबारी औकात बढ़ाकर ताजिरों को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला जुम्मे को इजलास में किया जाएगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ रिजवान आलम, समा, कराची। जुलाई तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा लें वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजिमीन को अल्टीमेटम दे दिया। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में मुराद अली शाह ने महकमा खजाना को हिदायत की कि जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन ना लगवाए जुलाई से उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाए। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि इंडियन वेरिएंट के 4 मुसाफिरों को आइसोलेट कर दिया गया है। कराची में 1 जून को मुस्बत केसेस की शरह 12.4% और 2 जून को 11.7% रिकॉर्ड की गई। पंजाब की बात करेंगे, जिसके तमाम अजला में 7 जून से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन इसी सिलसिले में जारी कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 50% तलबा के साथ क्लासेस होंगी। किसी स्कूल में तलबा को लगातार 2 दिन बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कराची में मुल्जिमान ने घर में घुसकर 55 साला शख्स को कत्ल कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। शहरी घरों में बंद, पुलिस सड़कों पे मसरूफ, कातिल घरों में घुसने लगे। गुलशने में मार कराची में 55 बरस के फजल नवाज को घर में घुसकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने पहले घर वालों को यरगमाल बनाया था। सबके पास राइफल थे। उन लोगों ने बाबू वालिद साहब के साथ दफाई की तो उसने बाबू वालिद साहब के साथ भी गन थी, लेकिन इन लोगों ने एकदम ब्रश मार दी उसके। असला भी ले गए, 3 मोबाइल थे घर पे, वो भी ले गए। मकतूल के घर वालों का कहना है कि मुल्जिमान सीढ़ियों की मदद से घर में दाखिल होना चाहते थे। सीढ़ी इन लोगों ने लगाई थी, लेकिन सीढ़ी छोटी पड़ी है। फिर ये फ्रंट वाला दरवाज़ा खटखटा के बाहर से आवाज़ लगाई। मैं जैसे नींद से उठा, मेरे को बोला इधर खामोशी से बैठ जाओ कोने पे। मैं बैठ गया, बस खामोशी से बैठा हुआ था। अंदर एकदम ब्रश का आवाज़ आया, वो गेट से निकल के भाग गया। मकतूल फजल नवाज ड्राइवर था। इसकी 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। पुलिस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे रही है। मकतूल को 15 गोलियां मारी गईं। जय वकुआ से 27 SNG के खोल, जबकि 1 9mm और 1 राउंड भी मिला है। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तूफानी बारिश के बायस न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा उलट गया। इमिग्रेशन हॉल की छतें भी टपकती रहीं। तेज़ हवाओं और बारिश के बायस तैयारा उलटने से जहाज़ को नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन हॉल की छत की सीलिंग भी कुछ मकामात से टूट गई। मैनेजर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सीलिंग शीट को मामूली नुकसान पहुंचा है। तफसीली जायजा लिया जा रहा है। बाद आपको खबर दें, पानी की किल्लत के मामले पर पीपल्स पार्टी ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। लाड़काना में धरने से खिताब करते हुए PP सिंध के सदर निसार खोड़ो ने वफाक पर पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए चेयरमैन इरसा को हटाने का मुतालबा किया। कश्मीर में पीपल्स पार्टी के एहतजाज में खवातीन समेत जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जैकबाबाद में सूबाई मुशीर एजाज जखरानी की क़यादत में रैली निकाली गई। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, आइंस्टाइन 2 बिलावल को अपना फार्मूला याद रखना चाहिए। बारिशें कम हुई थी, इसलिए इस साल पानी कम आया है। बारिशों की कमी की वजह से सिंध और पंजाब दोनों सूबों को पानी कम मिला है। बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी कम आना था। यार ये वही फार्मूला, आइंस्टाइन 2 का फार्मूला जो सबको याद रखना चाहिए। भाई पीपलो, तुम तो याद कर लो। उन्होंने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है। बारिश आता है पानी 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 आता है। सदके दीवार, बारिश ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये तो सबको पता ही होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपसे बड़ा तो साइंसदान इस सदी में को पैदा ही नहीं हुआ। ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। पानी पानी पानी। लेकिन ये भी तो है कि जब बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। इस दफा
आइंस्टाइन 2 बिलावल जरदारी के फार्मूले के तहत पानी बारिश कम आया तो पानी कम आया। पानी कम आने की वजह से 10% इनका अंदाजा था, लेकिन वो शॉर्टेज हो गई 17% बढ़ गई, 27% शॉर्टेज हो गई। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी ज्यादा आना शुरू हो गया। तो पिछले हफ्ते तक सिंध में 70,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, हफ्ते पहले तक। आज की तारीख में गुड्डू से 1,15,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। 10 जून तक 1,30,000 क्यूसेक पानी जो सिंध की रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। एक और अहम मामला, शादी से मुताल्लिक मलाला के बयान पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। वालिद की वजाहत भी सामने आ गई। मलाला के बयान से इज़्तिराब में हैं, आप वजाहत फरमाएं। ट्विटर पर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के नाम से बनाए गए अकाउंट से जियाउद्दीन यूसुफजई को टैग करते हुए सवाल किया गया। मलाला के वालिद ने वजाहत की कि मुफ्ती साहब ऐसी कोई बात नहीं। दावा किया कि मीडिया और सोशल मीडिया ने मलाला के बयान को सयाको सबाक से निकाल कर और बदल कर शेयर किया है। प्रोग्राम 7 से 8 में मुफ्ती जुबैर का कहना था, निकाह से मुतालिक ऐसे ख्यालात की इस्लाम में कतई गुंजाइश नहीं। अगर तो इस जुमले का मफहूम ये है कि एक मर्द और एक औरत ये पार्टनरशिप करके इकट्ठे रह लें और निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये तो इंतहाई खतरनाक बात उन्होंने की है, हराम बात की है। मलाला के बयान पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है। अदाकारा मथीना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, निकाह एक खूबसूरत एहसास है, ये सिर्फ कागजात पर दस्तखत करने जैसा नहीं, क्योंकि हम कोई प्लॉट नहीं खरीद रहे। किसी सारिफ ने मलाला के बयान को शर्मनाक करार दिया तो कोई हिमायत में बोला कि मलाला से हसद किया जा रहा है। मलाला ने फैशन मैगजीन को इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, अगर किसी को जिंदगी में शामिल करना है तो उसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों जरूरी हैं? क्या ऐसे ही पार्टनर बनकर नहीं रह सकते? पाकिस्तान में स्टार्स की कमी नहीं है। मुल्तान की लड़कियों ने तो ताइक्वांडो में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। मुक्के चलाती और लातें बरसाती, ये है मुल्तान की 5 साला बरीरा और सकीना जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हैं। किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, अगवा करना चाहा तो मुंह की खानी पड़ेगी। मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने आती हूँ, मुझे मार्शल आर्ट करना अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ट्रेनर ने मशवरा दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों को अपने दिफा की तरबियत देनी चाहिए। हर जगह वालिदैन साथ नहीं होते, तो बच्चों को खुद से ये ट्रेनिंग सीखनी चाहिए। ताई कमांडो सीखकर इन बच्चों में सिर्फ अपने दिफा का हुनर ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत भी पैदा होती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान।